आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन है। अभी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक डाइलेक्ट्रिक होता है और डाइलेक्ट्रिक एक तरह मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो उसको जब हम दो कैपेसिटर प्लेट के बीच डालते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, उसको हम आज स्टडी करेंगे और उसका इफेक्ट बेसिकली देखेंगे। उसके द्वारा मतलब जब दो कैपेसिटर प्लेट के बीच कोई हम इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं, पार्शियली या फुल्ली फिल्ड करते हैं उसको, तो कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, इसी चीज़ों को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कैपेसिटर प्लेट हमने लिया। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, हमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालना है। अभी तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। हम इसको चार्ज करते हैं तो, और यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब हम इसको चार्ज करते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू आपने पढ़ा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, और यदि सिग्मा की मैं बात करूं तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, सो क्यू बाई ए एप्सिलॉन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने देखा था। और इसका कैपेसिटेंस निकालने का भी तरीका हमने देखा था, सी की वैल्यू आती है ए एप्सिलॉन बाई डी। और ये हम कैसे निकालते हैं, इसका हमने फॉर्मूला देखा था कि क्यू बाई वी, और v भी हमने देखा था v इक्वल्स टू ई इंटू डी, वी इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो एक तरह से यहाँ v की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो c का वैल्यू आ जाता है ए एप्सिलॉन बाई डी, हमने ऑलरेडी देखा था। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सपोज हमारे पास, मैं एक बना देता हूँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से मटेरियल है। ठीक है, इस तरह का मतलब ये मटेरियल है और इसको हम यहाँ डाल रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअली पहले मैं बता दूँ कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है इन सिंपल भाषा में डाइलेक्ट्रिक की बात करूँ मैं तो एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल आप बोल सकते हो। कंडक्टर नहीं होगा ये, इंसुलेटिंग मटेरियल। नॉर्मली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है ए एप्सिलॉन बाई डी, ये हम एज्यूम करते हैं कि इसके बीच कुछ भी नहीं भरा हुआ है, वैक्यूम है या फिर एयर है। ठीक है, तो उस केस में मतलब इसकी वैल्यू के की वैल्यू हम 1 मानते हैं। और डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, अब क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब मटेरियल दो तरह के होते हैं, मतलब आपने केमिस्ट्री वगैरह में शायद पढ़ा होगा कि पोलराइजिंग मटेरियल और नॉन पोलराइजिंग मटेरियल। मतलब पोलराइजिंग मटेरियल मतलब सब में थोड़ा एक पोलराइज्ड नेचर होता है, पोलर नेचर होता है कि हम किसी मटेरियल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो बेसिकली अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। अब ध्यान से देखोगे इसके अंदर यदि मैं किसी की बात करूँ, सपोज एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से ऐसे रैंडमली, आपको दिख रहा होगा शायद, ऐसे रैंडमली डायरेक्शन में इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं जस्ट इलिप्स शेप का मैं जस्ट बना रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिया प्लस और माइनस का। ठीक है, अब इसको जब आप प्लेस करते हो कैपेसिटर प्लेट के बीच, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली हम किसी मटेरियल को प्लेस कर दिए, और तो उसके जो ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो हैं, पोलराइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आमने सामने, इस तरह को हम पोलराइज मॉलिक्यूल बोलते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे, एक्चुअली कन्फिग्रेशन तो कुछ और ही होता है, मगर सिंप्लिसिटी के तौर पे हम ऐसे डायग्राम में बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक्चुअली, और न्यूक्लियस होता है। तो क्या होगा बेसिकली, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। होता है क्या जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली ये तो फुल्ली इंसर्ट किया था, मैं थोड़ा ऐसे समझाने के लिए थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि मैं पॉजिटिव चार्जेस को बता सकूँ, ठीक है। एक्चुअली फुल्ली मतलब इसको पार्शियली भी इमर्स कर सकते हैं, या तो थोड़ा फिल करे, कैसे फिल करे, वो सब सारे कम्बिनेशन हम देखेंगे बाद में। अभी आपने बस डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया। तो अब यहाँ पे क्यू चार्ज था और यहाँ पे माइनस क्यू था। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज नहीं था, इसको मैं दूसरे कलर से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। वाइट से ही मैं क्यू और माइनस क्यू था, ठीक है। अब डायलेक्ट यहाँ ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने देख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट था। अब जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, तो जैसे मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स दिखाया है, तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे अलाइन हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली निगेटिव चार्ज की ओर अलाइन हो जाएगा। तो इसके भीतर कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ अलाइन हो जाएगा और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन हो जाएगा। इस तरह से कुछ यहाँ पे होगी चीज़ें, ओके। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भी जो भी पॉजिटिव चार्ज है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा जो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज था, इस प्लेट पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज की ओर, और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, ऑन एन एवरेज टोटल आप मानो तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अंदर जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, ठीक है। तो एक इंड्यूस चार्ज, तो इसको हम क्यू इंड्यूस बोल देते हैं, और यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस ये डिपॉजिट हो जाएगा, बेसिकली अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था पहले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू था उसके वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ऐसा नहीं कि ये क्यू इंड्यूस पूरा ही क्यू के बराबर होगा, ये हमेशा कम होता है। तो जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट थी, पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी उसको ये कम कर देगा, ठीक है। क्या समझ में आ गया। अब इसको कम कर देगा तो हम कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यू बाई वी करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई तो पोटेंशियल का भी वैल्यू कम होगा, और जब पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, राइट, तो पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कैपेसिटर के वैल्यू वो चेंज हो जाता है और इसको समझते हैं, ठीक है। अब कितना कम होगा ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई तो इतना कम हो जाएगा, मतलब ई नेट क्या लिखोगे, ई नेट की वैल्यू आप लिखोगे ई माइनस जो भी इनिशियल ई था उसमें से आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, मतलब वेक्टर सम आप कर दो। अब जो सब सेम डायरेक्शन में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो k टाइम्स कम हो गई, ठीक है, 1/k हो गई। जितना भी पहले सपोज 100 न्यूटन था, अब वो 100/3 न्यूटन हो गया, फिर 100/5 न्यूटन हो गया, इस तरह से कम हो गया, सर्टेन फ्रैक्शन कम हो गया उसका, ठीक है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से चीज़ों को नहीं समझना है, सिंपल तरीके से सर्टेन फ्रैक्शन वो सर्टेन परसेंटेज कम हो गया, ऑब्वियसली कमेगा ही, तो हम इसको बोलते हैं कि k टाइम्स कम हो गया। तो
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं बोल देता हूँ E डिवाइड बाई के। दैट मीन्स व्हाट इज दिस के? के इज अ फैक्टर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस एंड दैट फैक्टर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना, उस मटेरियल की कैपेबिलिटी है कि कितना उसको कम करते। ठीक है, तो इस के को बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब बुक की डेफिनेशन वगैरह नहीं निकाल रहा हूँ, जो समझ में आता है हमें देखने पे, मैथमेटिकल इक्वेशन देखने पे, उसके बेसिस पे डेफिनेशंस हम निकालते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच, और इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ फैक्टर by which the electric field inside a capacitor decreases। ठीक है, कैपेसिटर भी नहीं है, मतलब एक जनरल केस भी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी है वो मीडियम है। आपने शायद कुलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, कुलम्ब्स लॉ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन के के बारे में मैंने बताया था एक खास बात। के की जो वैल्यू होती है कुलम्ब्स लॉ का, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एक्चुअली के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन। हम बाई डिफ़ॉल्ट मीडियम को एयर या वैक्यूम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन एक्चुअली वो परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप नहीं लिखते हो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होती है ई आर इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैंने बात ऑलरेडी किया था। ठीक है, ई आर है नथिंग बट, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रेशियो होता है, इसको हम के, मतलब एक्चुअल के, दिस के नॉट, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखोगे यदि इस फॉर्मूला में, तो जो फॉर्मूला Q1 Q2 मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा डेप्थ में मैंने जाना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लिखोगे इसको 4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन। यदि कुलम्ब्स लॉ के लेक्चर आपने देखा होगा तो आई थिंक इसकी मैंने चर्चा की थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन 1/ER। देखो फोर्स कितना घट गया, इसको F/ER भी लिख सकते हो। दैट मीन्स यदि कोई मीडियम हम रखते हैं दो चार्ज के बीच, पॉइंट चार्ज के बीच, तो फोर्स की वैल्यू भी घट जाती है। मैंने बताया था कि कुलम्ब्स लॉ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, व्हाइल द कुलम्ब्स लॉ बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द। ठीक है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये ER को ही हम एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले रिप्रेजेंट करते थे, अब कैपेसिटर में एक्चुअली इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था, मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी फैक्टर से घट जाती है। ठीक है, तो E/K हो गया, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गया। तो इस फॉर्मूला को याद कर लो, E/K जो भी पहले था, और इसकी वैल्यू E माइनस ई इंड्यूस। तो कभी कभी आपसे ई इंड्यूस की वैल्यू पूछ लिया जाता है कि अच्छा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इंड्यूस चार्ज बता दो। तो यहाँ से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, E माइनस E/K। तो ये आप कॉमन ले लो, तो 1 - 1/K आ गया, ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इसको आप याद रख सकते हो। ये कभी कभी सिग्मा के फॉर्म में भी होता है, तो सिग्मा के फॉर्म में भी हम निकाल लेते हैं। तो ई इंड्यूस की वैल्यू क्या हो गई, या फिर सिग्मा इंड्यूस भी पूछ लेता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बता दो, सब कुछ सेम ही है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन मैं लिखूंगा और 1 - 1/K, ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मैंने सबको डिफरेंट फॉर्म में मतलब लिख दिया है। यदि आपसे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी पूछ दे, मतलब सिग्मा I बाई एप्सिलॉन लिखोगे। ठीक है, दैट इक्वल्स टू सिग्मा इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 1 - 1/K। एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो
सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ से हम क्यू इंड्यूस भी निकाल सकते हैं। क्यू इंड्यूस की क्या वैल्यू होगी, क्यू इंड्यूस इज सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ये सब रिलेशन मतलब वही है, समझ में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है कि क्यू इंड्यूस, यदि आपको दिख रहा होगा, क्यू इंड्यूस एंड माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है। तो आपको ज़्यादा ये सब फॉर्मूला में मतलब पढ़ना नहीं है, सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ। जो हमारा जो मेन काम है, हमारा क्या मेन काम है, देखना कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई जो भी हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिवाइड बाई के। बस इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो के बाई, एंड दिस इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा डेप्थ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब जनरली के की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लिमिटिंग केस हो गया कि फॉर कंडक्टर। यदि आप बिल्कुल कंडक्टर को भी प्लेस कर देते हो तो सारा चार्ज तो पास ही हो गया, मतलब जो भी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज था, कंडक्टर क्या करता है, एक मीडियम दे देता है पास करने का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बचती नहीं है। तो के इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये दो लिमिटिंग केस भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हमारा टास्क है कि अच्छा हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक रखने के कारण कैपेसिटर के वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हुई नहीं हुई तो उसको समझ लेते हैं। तो चलिए कैपेसिटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपेसिटर के वैल्यू को। तो इफेक्ट ऑफ नाउ, अब पहले अभी तो हम समझ गए हैं मतलब कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, उसका एक मतलब समराइज तरीके से इफेक्ट हमने समझ लिया कि एक्चुअल होता क्या है, इंटरनली क्या हो रहा है। अब थोड़ा और मैथमेटिक्स को देखते हैं इसमें, मैथमेटिकल थिंग्स को, कि कैपेसिटर के वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू पे या फिर चार्ज के वैल्यू पे या फिर एनर्जी के वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, बुक्स वगैरह से पढ़ने की कोशिश मत करना, थोड़ा से कंफ्यूज तरीके से लिखे रहते हैं, मतलब लिखे रहते हैं सब कुछ मगर आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के है और हमने रख दिया। तो चलिए इसका इफेक्ट निकालते हैं। तो सी डैश में लिख देता हूँ, न्यू कैपेसिटर, एस की वैल्यू, चार्ज तो सेम ही होगी, मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेम चार्ज, मैंने सेम एक चार्ज जो हमने पहले लिया था उसी चार्ज जब डाइलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटर के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, तो क्यू बाई वी, इसको मैं वी डैश, चार्ज तो सेम ही है, वी डैश चेंज हो जाएगा और वी डैश क्या हो जाएगा, वी डैश की वैल्यू ई डैश बाई, मतलब नया इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश में बोल रहा हूँ, ई डैश इंटू डी। ठीक है, और ई डैश की वैल्यू ई डी बाई, आई मीन ई डी होगी, ई डी बाई के, और ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी बाई के, और सिग्मा की वैल्यू भी लिख दो, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन के इंटू डी। तो ये सारा आ गया हमारा वी डैश की वैल्यू। ठीक है, अब वी डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आपको सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो सी डैश इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई क्यू डी के ए एप्सिलॉन। तो अब ध्यान से देखोगे के टाइम्स क्यू कैंसिल हो गया, के टाइम्स ए एप्सिलॉन बाई डी ये हमारे पास आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर की जो न्यू वैल्यू हो गई सी डैश इक्वल्स टू के टाइम्स सी या फिर के टाइम्स ए एप्सिलॉन बाई डी। तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं
तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाती है बाई के टाइम्स, उसकी वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर का वैल्यू देख लिया। ओके, अब चलिए इसके एनर्जी की वैल्यू देख लेते हैं। तो एनर्जी में क्या चेंज हो जाएगा, अब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ गई तो एनर्जी इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q²/2C, राइट। और या फिर हाफ CV² ही मैं कर देता हूँ, एज्यूम करता हूँ सेम पोटेंशियल है बाहर, सो हाफ CV², C'(V²). तो एनर्जी कितनी टाइम्स बढ़ गई, हाफ इंटू KC⁵V², सो एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई, K टाइम्स U लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एनर्जी भी आ गया। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ये चीज़ें और थोड़ी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी आ गया और ये न्यू कैपेसिटर की वैल्यू। अब इसमें बहुत सारे केसेस आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, पूरा फिल कर देंगे या हाफ फिल कर देंगे, थोड़ा ऊपर से फिल करेंगे, तो उस केसेस में कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे इस पे बेसिकली, राइट। तो उससे पहले थोड़ा और वो सबको देखेंगे, उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं कि अच्छा डाइलेक्ट्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। क्वेश्चन आया होगा ना, आखिर जब मेरा वैसे ही काम चल रहा था, ये हमने फालतू में बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों डाला। सोचो, आप इसका सोच के आंसर करने की कोशिश करो कि हमने आखिर डाइलेक्ट्रिक यूज़ ही क्यों किया, उसकी क्या ज़रूरत थी। तो दैट इज़ एक्चुअली ए गुड क्वेश्चन और आपको आना भी चाहिए ये क्वेश्चन, यूज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ऐसा नहीं कि मतलब अब आपको इस तरह से एकदम बिल्कुल डट लेना है इसको, बिल्कुल नहीं। क्या है यूज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक क्यों जरूरत पड़ी, वाई वी शुड यूज़ डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मैं लिख देता हूँ, वाई डाई इलेक्ट्रिक टू यूज़, क्यों करे उसको यूज़। तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आई थिंक कुछ रीज़न भी आपने सोच लिया होगा। पहली बात, डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटर को एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट, या फिर उससे भी पहले चीज़ की बात करें, सपोर्ट ठीक है, सपोर्ट भी ज़रूरी है कि हमें कैपेसिटर की वैल्यू हमने बढ़ा दी। अब हमको 2-3 कैपेसिटर जो हमें पैरेलल में लगाना होता, हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी, उस कॉस्ट को हमने घटा दिया। एक तरह से कॉस्ट को हमने घटाया है, मतलब सिर्फ आप मटेरियल का नेचर बदल दो, ऑब्वियसली मटेरियल में भी कॉस्ट आएगा, लेकिन हमने प्लेट्स का कॉस्ट में बचा दिया। तो एक तरह से अब मटेरियल बहुत सारी मिल जाती है जिसमें कि इफ़ेक्टिवली मटेरियल का कॉस्ट और प्लेट्स का कॉस्ट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कॉस्ट और प्लेट का कॉस्ट, एक तरह से कंपनी लोग मैन्युफैक्चर करती है ताकि ये कॉस्ट आसान पड़ता है। तो पहला ऑब्वियसली है रिडक्शन ऑफ द प्राइस। हमने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेविंग ऑफ कैपेसिटर्स, हमने पैसा बचा लिया। क्यों पैसा बचा लिया, क्यों पैसा बचा लिया, क्योंकि हमने अब हमें 2-4 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके सीरीज या पैरेलल में नया कैपेसिटर बनाना नहीं होगा, हम सिर्फ मटेरियल चेंज कर देंगे। तो सीरीज की वैल्यू K टाइम्स C है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ K हम डिफरेंट टाइप्स के जितने भी वैल्यू चाहें कैपेसिटर के, सपोज हमारे पास कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड था, ठीक है, और मेरे को कैपेसिटर चाहिए 10 माइक्रोफैराड या फिर 20 माइक्रोफैराड, तो हम K = 4 वाला डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, तो हमारे पास सीरीज की वैल्यू 4 × 5, तो 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ गया। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ K हम तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम मतलब प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो इसकी ये एक खूबी है, डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारा कैपेसिटर बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। और तो दूसरा मैंने बताया था कि इट प्रोवाइड सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट। अब सपोर्ट किस चीज़ का, अब देखो पहले हमने कुछ नहीं डाला था, यहाँ पे Q है -Q है, तो ऑलरेडी दोनों प्लेट की टेंडेंसी, दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों की ऑलरेडी टेंडेंसी है बिल्कुल चिपक जाने की, मतलब कोलैप्स हो जाने की टेंडेंसी है।
और होती भी है कोलैप्स यदि आप कुछ भी नहीं डालोगे तो। दैट्स वाई इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में जो कैपेसिटर्स यूज़ होता है तो डाइलेक्ट्रिक डाला ही डाला जाता है, बिना डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर यूज़ ही नहीं होता है एक्चुअली। बेसिकली सपोर्ट ही नहीं, मतलब उसके पीछे यदि कुछ नहीं डालोगे तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू कैपेसिटर प्लेट सो दैट वो बिल्कुल चिपक ना जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बस यही दो मेन यूज़ है हमारा, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा और समझ में आ गया होगा। और अब हम सीरीज और पैरेलल ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। थोड़ा सा और बता देता हूँ डाइलेक्ट्रिक के बारे में जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वेज ऑफ इंसर्टिंग, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, वेज ऑफ इंसर्टिंग और डाइलेक्ट्रिक। तो दो तरीका होता है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का। पहला तरीका होता है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो आप विथ कांस्टेंट वोल्टेज और दूसरा विथ कांस्टेंट चार्ज। तो पहले चार्ज ही को ही डिस्कस कर देते हैं। इंसर्शन विथ कांस्टेंट चार्ज। अब आपको इंश्योर करना है कि आप इंसर्ट कर रहे हो चार्ज हमारा बराबर हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अब चार्ज कैसे कांस्टेंट रहेगा, आप इसको किसी से कनेक्ट नहीं करो, आप इसको चार्ज कर लो पहले, ठीक है। एक बैटरी से चार्ज कर दो, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारा एक चार्ज फिक्स हो गया। अब वो चार्ज चेंज नहीं होना है और तब हम अपना डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। अब हम इसको डाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये हो रहा है। तो इस केस में क्या क्या चीज़ें होती है कुछ कुछ आपको मतलब याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, आप एज ए नोट इसको कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, Q तो कांस्टेंट रहेगी, Q रिमेन सेम क्योंकि लिखा ही हुआ है विथ कांस्टेंट चार्ज। और क्या होगी, C की वैल्यू बिल्कुल चेंज होगी, तो C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स C। वो आप कांस्टेंट वोल्टेज पे करो या फिर कांस्टेंट चार्ज पे करो, आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटर की वैल्यू तो चेंज होनी ही है, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे चार्ज यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैं लिख देता हूँ E/K हो जाएगी। तो कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, चार्ज कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी की मैं बात करूँ, एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, देख लो एनर्जी Q²/2C है। अब Q तो ऊपर वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो C की वैल्यू बढ़ रही है, तो C की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, एनर्जी घटेगी। तो आपको बस ये सारे पॉइंट्स बस आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ओके। अब चलिए सेकेंड केस देख लेते हैं क्विकली। अब सेकेंड केस है कि आप इंसर्ट कर रहे हो विथ कांस्टेंट वोल्टेज, इंसर्शन विथ कांस्टेंट वोल्टेज। इसका क्या मतलब हुआ कि आप बैटरी को कनेक्ट किए हुए हो, ठीक है, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया। हमारा क्या था, तो जब बैटरी को आप कनेक्ट पहले किया था V से, तो चार्ज थी Q और -Q, ठीक है। और आपने बैटरी लगाए रखा है, ठीक है, और लगाए रखा है और तब आप डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हो, ठीक है, तब आप इंसर्ट कर रहे हो। तो क्या होगा देखते हैं इसको। ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज़्यादा आपको मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वोल्टेज सबसे बड़ा वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होगा। और यहाँ मैं इस केस में यदि वोल्टेज की बात करूँ, हाँ लिखा नहीं है, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा या घटेगा, वोल्टेज की वैल्यू होती है Q/C। अब C हमारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज को भी आपको याद रखना घट जाएगा।
तो वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ Q की बात करें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू सी, और C की बात करें तो C की वैल्यू KC हो जाएगी। तो हर हालत में तो K की वैल्यू बढ़नी है, और चूंकि वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट है तो C की वैल्यू बढ़ रही है, तो चार्ज भी यहाँ बढ़ेगा, चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर ली हमने। और कौन सा बच गया, क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/d। अब यहाँ पे देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, V/d है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपको इसको समझना है। आप सोचोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो Q पे डिपेंड करती है, Q पे, लेकिन Q भी तो बढ़ रहा है ना, तो Q बढ़ने की वजह से वो जो चेंज होता है वेरिएशन, कोई बढ़ रहा होगा कोई घट रहा होगा, तो उसको नलीफाई हो जा रहा होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल अक्रॉस दिस, और डिस्टेंस तो सेम ही है, तो V/d तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही आना है। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होता है हाफ CV²। अब इसको कंपेरिजन Q²/2C से नहीं करना है, क्योंकि Q भी बढ़ रहा है और C भी बढ़ रहा है, तो आप अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप हाफ CV² फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे V कांस्टेंट, तो C की वैल्यू बढ़ रही है, तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट, इसको भी आपको समझ लेना है, याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज़ करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक के कारण क्या क्या इफेक्ट आता है, बेसिकली कैपेसिटर के वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, पोटेंशियल के वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में सीखा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब हुआ कि आप पार्शियली फिल कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को, तो ऑटोमेटिकली वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाता है। तो उस केस में हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फिर उसमें कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद हमारा डाइलेक्ट्रिक पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक उसके बाद चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो गया। आई थिंक कोई फिर टॉपिक नहीं बचा शायद, मैं देखता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।